तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में एक तो मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ, प्लस उन नोट्स का क्विक रिवीजन कर दूंगा। और ये रहे आपके सामने नोट्स। तो इसमें होगा क्या कि जो आज का चैप्टर है चेंज इन पीएसआर वाला, क्लास 12 का चैप्टर है ये। तो आज की इस वीडियो में मैं इसको एक क्विक रिकैप करा दूंगा। जो भी आपने पढ़ा होगा आप पूरा रिवाइज हो जाएगा चैप्टर, और प्लस आप इन नोट्स को देख के आगे अपने क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज कुछ नया आया तो मज़ा आ जाएगा, एक बार देखो तुम। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 है हमारा, चेंज इन पीएसआर। तो इसमें क्या होता है, हमने पहले आज तक पढ़ लिया कि हमने कंपनी बना भी ली, उसकी अकाउंटिंग कर ली, फिर दूसरे में गुडविल का पढ़ा था। अब इसमें होता क्या है कि आपस में जो रिलेशनशिप है वो सही नहीं रहते पार्टनर्स के बीच, तो वो डिसाइड करते हैं कि चेंज कर लेते हैं। या फिर बाय चांस किसी पार्टनर की डेथ हो गई, या फिर बाय चांस कुछ भी होता है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो क्या होता है आपस में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है। और आपस में उनके सारे जो भी अग्रीमेंट होते हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन सारी चेंज होती हैं। तो सबसे पहले चेंज इन पीएसआर रेशो मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो फर्म थी उसका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फर्म के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो होता है उसका अग्रीमेंट, यानी कि जो भी पार्टनरशिप डीड बनाई होगी उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी कि पार्टनरशिप की डीड जो थी वो दोबारा बनाई जाएगी, उसमें कुछ चेंज करे जाएंगे। और इसकी मेन बात जो हर बार आपको देखने को मिलेगी, चेंज इन पीएसआर का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, ना कि फर्म। इसका मतलब क्या होता है, जो बिजनेस है ना फर्म का वो चलता रहेगा, लेकिन बस आपस में जो पार्टनर्स के रिलेशन है वो चेंज होंगे। जैसे कि रेशो 1:1 थी, वो 2:3 हो जाएगी, 3:2 हो जाएगी, लेकिन काम चलता रहेगा, बिजनेस बंद नहीं होगा, बस आपस में उनके रिलेशनशिप्स चेंज होंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, यानी कि डीड जो थी उसमें चेंज हुआ है, वो डिसॉल्व हो गई पहले वाली, लेकिन फर्म हमारी चलती रहेगी। अब इसके बाद जो मेन इसमें है सैक्रिफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं। जो सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है उसे निकालने के लिए हम यूज करते हैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इसे मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। जो ओल्ड शेयर होता है उसमें से हम न्यू शेयर को माइनस करते हैं, तो हमारा तो गेनिंग शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम न्यू शेयर में से जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस कर देंगे। अब जब हमारे आपस में चेंज हुआ है, जो भी पीएसआर था पहले से नया बनेगा कुछ, तो उसमें हमारा गुडविल का भी कुछ ट्रीटमेंट होगा। तो गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, जो भी शेयर हमारा चेंज हो रहा है पार्टनर्स के बीच, तो जिसको भी फ़ायदा हो रहा होगा पार्टनर को और जिसको भी नुकसान हो रहा होगा, तो जो फ़ायदे वाला पार्टनर है, जो भी गेनिंग यानी कि जिसे गेन हो रहा हो, यहाँ हमने गेनिंग शेयर निकाला था ना, जिसको भी गेन हो रहा होगा वो सेक्रीफाइसिंग वाले को कंपनसेट करता है, क्योंकि गुडविल दोनों ने मिलकर बनाई है, बिजनेस दोनों चला रहे हैं। तो दो जिसको भी नुकसान हो रहा है गुडविल का, तो वो क्या करता है, गेनिंग वाला उसे कंपनसेट कर देता है। और किस अमाउंट से करेगा वो निकालने का ये तरीका है। प्रीमियम फॉर गुडविल ये किसे कहते हैं, द कंपनसेशन पेबल बाय गेनिंग पार्टनर फॉर हिज गेन टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मैंने अभी बताई आपको बात कि जो भी गेनिंग पार्टनर होता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जो भी कंपनसेशन करता है, क्योंकि उसकी रेशो चेंज हो रही है, उसको फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, सैक्रिफाइसिंग वाले को कम होगा, तो वो गुडविल में से कुछ पार्ट उसे दे देता है। इसका गुडविल का एक एक्चुअल क्या कॉन्सेप्ट होता है मैं बता दूंगा, ये फास्ट रिकैप है तो इसमें थोड़ा ऊपर ऊपर से चलेंगे क्योंकि तुमने पहले पढ़ भी रखा है। इसके बाद अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल, ये कैसे निकालते हैं, गुडविल जो भी गुडविल है उस फर्म की, और उसमें क्या होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन्ड, यानी कि जो भी गेनिंग रेशो आएगा, गेनिंग शेयर जो था ना ये वाला जो मैंने बताया था, ये वाला इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल आ जाएगा। तो इसकी कुछ ये एंट्रीज बनती हैं। अगर कैपिटल अकाउंट से करेंगे तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर गुडविल अकाउंट को ओपन करेंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और फिर दूसरी एंट्री न्यू रेशो में मारते हैं, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये एक फास्ट रिकैप है, तो इसे फास्टली करेंगे हम। इसके बाद आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। अभी तक हमने जो गुडविल पढ़ी थी ये वो थी जिसे हमने कैलकुलेट अभी नहीं करा, यानी कि फर्म की जो वैल्यूड गुडविल होती है जिसकी वैल्यूएशन हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था।
अब हमारे जो बुक्स हैं अगर उनके अंदर पहले से कोई गुडविल पड़ी होगी, यानी कि एग्जिस्टिंग गुडविल जो आपको एसेट साइड में मिलती है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? उसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, जो भी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है उसे राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ मतलब जो पार्टनर्स है उनमें बांट दो। हमेशा ये ध्यान रख लेना, पार्टनरशिप में कभी भी गुडविल तुम्हें एसेट साइड में मिल जाए उसे बांट दो। तो बांटने की एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये हमेशा ओल्ड रेशो में होता है। एक स्पेशल केस आता है कि व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज टू बी रिटेन्ड इन द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के अंदर गुडविल को रखना है, उसे राइट ऑफ नहीं करना। हमें अभी हमने राइट ऑफ कर दिया था, तो इन दिस केस द एग्जिस्टिंग गुडविल विल नॉट बी राइट ऑफ, यानी कि उसे राइट ऑफ हम नहीं करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड वैल्यूड गुडविल विल बी एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो भी हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल हमारे एसेट साइड में पड़ी थी उसका डिफरेंस किसके साथ निकालेंगे? जो भी हमने न्यू वैल्यू करी है, तो जो भी डिफरेंस आएगा उसका हम ये एंट्री मार देंगे लास्ट में कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। अगर हमारा डिफरेंस माइनस में आ रहा होगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फुल ये समझ आ गया होगा। इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी कि हमने कुछ रिजर्व्स बना रखे होते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, या फिर हमारे कुछ पिछले प्रॉफिट जुड़े हुए होते हैं, बैलेंस शीट में आपको मिल जाएंगे। तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना होता है? सिंपल सा ये ट्रीटमेंट है, जो भी जैसे रिजर्व्स है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वर्कमैन कंपनसेशन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है, इन सब को आपको बांट देना पार्टनर में। जो भी रिजर्व्स होंगे या प्रॉफिट होगा उन्हें बांट दो, वो क्रेडिट में चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर है रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्रेडिट वाला है, यानी कि कौन सा होगा? प्रॉफिट है। वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब क्रेडिट हो जाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल में, क्योंकि ये फायदे हैं एक तरीके से, और ये ओल्ड रेशो में होगा, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद जो भी हमारे लॉस होते हैं, लॉस कैसे होते हैं? एक तो प्रॉपर लॉस जो P&L अकाउंट से आता है, जो ये रहा डेबिट अकाउंट, और एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपको ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगा? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यानी कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हमने लंबे टाइम के लिए करे होते हैं, तो इनको भी हम पार्टनर में डेबिट कर देंगे। ये एक तरीके से खर्चा है उनके लिए, और ये भी ओल्ड रेशो में होता है। इसके बाद जो अगला आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कुछ अलग से ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है और कोई भी क्लेम आ जाता है जो भी उनकी तरफ से हमारे वर्कमैन जो भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, तो उस क्लेम को उसमें से माइनस करके हम पार्टनर्स में बांट देते हैं। अब उसके ट्रीटमेंट कैसे होता है? डिडक्ट क्लेम फ्रॉम रिजर्व एंड रिमेनिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर। मैंने जो अभी बात बताई, क्लेम को माइनस करो और बाकी बचे हुए को पार्टनर में बांट दो। क्लेम इज मोर देन रिजर्व, देन द डिफरेंस इज क्रिएटेड एंड एज लॉस एंड डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी कि अगर हमारा क्लेम ज़्यादा है और हमने रिजर्व कम बना रखा था, तो वो कहाँ चला जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो अभी एंट्री जो हमारी होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम। अगर क्लेम होगा तो, वरना नहीं करना, ये बात ध्यान रखना, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अगर होगा तो यहाँ पर उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, उससे वो वर्कमैन कंपनसेशन कम हो जाएगा, क्योंकि हमें वो पैसे देने हैं एम्प्लॉयज़ को। जैसे कभी रिटायरमेंट होता है या फिर किसी एम्प्लॉय की हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके लिए कंपनी पैसे देती है, तो वो पैसे यहाँ से जाते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। और बाकी जो भी अगर बचेगा, देखो हो सकता है कि जैसे मैं बताता हूँ आपको, 50,000 का हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था और 50,000 का ही क्लेम आ गया, तो पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं डालेंगे। अगर बचता है तो उसे ओल्ड रेशो में कहाँ? पार्टनर्स में बांट देंगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आता है, इसे देख लेते हैं आप क्या है ये। व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू सेम और नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। देखो हमारी इन्वेस्टमेंट में ऊपर नीचे चेंज आता रहता है, तो अगर कोई चेंज नहीं आया, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, तो जितना भी हमने रिजर्व बनाया था वो पार्टनर में बांट दो। तो पार्टनर में क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और वो भी किस में? ओल्ड रेशो में। अगर मार्केट वैल्यू कम है तो जितने से भी कम है वो यहाँ पर क्रेडिट में आ जाएगा। देखो मैंने अलग से लिख रखा है, दिखाता हूँ मैं, ये आ गया हमारा डिफरेंस। जितने का भी डिफरेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद जो भी बचेगा, अगर बचा तो वो पार्टनर में बांट देंगे, नहीं बचा तो कोई बात नहीं। अगर फुल
फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू IFR। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट में वैल्यू कम हुई है वो हमारे रिजर्व के बराबर है, तो पार्टनर के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैंने अभी वही बताया, जैसे 20,000 हमने बना रखा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी 20,000 से कम होगी मार्केट प्राइस, तो इस केस में होगा क्या कि हमारे पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचेगा और इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट उससे कम हो जाएगी। फॉल इन वैल्यू इज मोर देन, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर ज़्यादा के केस में क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देते हैं। इसके बाद तो भाई इसमें एक मेरा रह गया था यहाँ पर, इसमें क्या है कि जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज होते हैं या फिर जो भी रिजर्व होते हैं तो वो भी हमेशा डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में। और इसका एक स्पेशल केस है, मैं यहाँ पे दिखा दूँ। स्पेशल केस इसका ये है, व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज आर एंड रिजर्व्स आर रिटेन्ड इन द बिजनेस, मतलब उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, उन्हें बिजनेस में ही रखना है। तो पहले क्या होता है, कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। अब इसमें क्या हुआ देखो, मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारे पास रिजर्व्स भी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, वर्क प्रॉफिट एंड लॉस भी है, और यहाँ पर कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी है। दोबारा बताता हूँ, हमारे पास रिजर्व्स भी पड़े हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी पड़ा हुआ है। रिजर्व्स मतलब जनरल, रिजर्व्स मतलब क्या आएगा, जर्नल रिजर्व। बाकी जो वर्कमैन कंपनसेशन है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है उनका एक अलग ट्रीटमेंट होता है। तो रिजर्व्स पड़े हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है क्रेडिट में, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी पड़ा हुआ है। तो इसका एक नेट इफेक्ट निकालेंगे। क्या, ये तो हो गए पॉजिटिव वाले, ये तो हो गए पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और बाकी ये हो गया नेगेटिव। तो इसका नेट इफेक्ट करेंगे इन दोनों के ऐड करके और इसे कर देंगे माइनस। और उसके बाद हमें क्या करना है, पहले तो नेट इफेक्ट निकालना है। कैलकुलेट गेन एंड सेक्रीफाइस ऑफ पार्टनर, वही हमें गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है और उन्हें आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और उसकी एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग, अगर नेट प्रॉफिट आता है तो, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आती है तो। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है नेट लॉस में तो उल्टा हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। इसके बाद आ जाता है आगे, फटाफट रिवाइज करते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज सबसे आसान कॉन्सेप्ट है ये। देखो कैसे करना है इसे, बिल्कुल इजीली समझा दूंगा। व्हेन न्यू अकाउंट्स आर टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि हमें वैल्यूज़ में चेंज करना है, तो उस केस में क्या होता है, एसेट बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा। देखो हमारा फ़ायदा होता है वो क्रेडिट होता है, हमारा नुकसान होता है वो डेबिट होता है, ये बात तो आपको पता ही होगी। तो एसेट बढ़ रही है, फ़ायदा है क्रेडिट करो, एसेट घट रही है नुकसान है डेबिट करो, ठीक है। इसमें वो क्या होता है, उल्टा होता है, एक तरीके से इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसमें लाइबिलिटीज़ डेबिट हो रही हैं, यानी कि कम होंगी। लाइबिलिटीज़ कम कब होती है, जब वो डेबिट होती है। हमारा फ़ायदा रिजर्व्स में इसमें क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, क्रेडिट हो रही हैं, यानी कि तो हमारा नुकसान है, हमारी लाइबिलिटीज़ और बढ़ रही हैं तो उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो। ये बात ध्यान रखो, दोबारा मैं एक बार स्लोली बता रहा हूँ। लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, या फिर एक और सिंपल बताता हूँ, हमारा नुकसान है तो डेबिट रिवैल्यूएशन, हमारा फ़ायदा है तो क्रेडिट रिवैल्यूएशन में। इसके बाद एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। भाई ये सबसे एक तरीके से ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हर कोई बच्चा फंसता है, हर कोई बच्चा फंस जाता है इसमें, और मैं भी फंसा था, मेरे साथ भी हुआ था। तो इस चीज़ के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वरना बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, और उस पर एक बार ढंग से मैं बता दूंगा। आप ये खुद से पढ़ो, हो सकता है 100% श्योर कि हाँ आपको समझ आ जाएगा। बाय एनी चांस एक्सेप्शनल केस कि अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर मैं इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके बाद क्या आता है, व्हेन न्यू अमाउंट्स आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, यानी कि जो भी चेंज आ रहा हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में वो हमें नहीं दिखाना, जो पहले वाली वैल्यूज़ थी वही रखनी है। तो उस केस में क्या होता है, जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जो भी इंक्रीज होगा उसे पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज होगा, फायदा यानी कि जो भी फायदा हो रहा है उसको क्या रखेंगे, पॉजिटिव। देखो मैं फायदे वाले को ग्रीन कर रहा हूँ, ये हमारा फायदा है, ठीक है। और जो हमारा नुकसान है उसे मैं कर रहा हूँ रेड, ये हमारा नुकसान है। इसके बाद जो भी हमारा नेट इफेक्ट आएगा लास्ट में, जो हमारा यहाँ पर वैल्यू आएगी उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो में बांट देंगे। देखो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो ऐसे निकलेगी, अगर प्रॉफिट होता है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर लॉस होता है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अब लास्ट हमारा टॉपिक बचता है बिल्कुल क्लियर, मैंने बहुत फटाफट इसे रिवाइज करा दिया है।
एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करनी है। ये थोड़ा सा टिपिकल भी नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर देखो इसमें होता क्या है, तुमने जितना भी रिवैल्यूएशन वगैरह सारा करा, उसके बाद हमसे ये बोलता है कि कैपिटल इतनी इतनी होनी चाहिए। आपको पता होगा जैसे हमारी कैपिटल एक्चुअल में तो 60 और 40 है, ठीक है, लेकिन हमसे बोलता है इन्हें 50-50 करो, ठीक है। हमारे जितनी भी एडजस्टमेंट हमने करी, रिवैल्यूएशन कर दी, सारी चीज़ कर दी, उसके बाद हमारी 60-40 आई और हमसे बोल रहा है कि 50-50 करो, तो ये 10 अपने निकाल लेगा और ये 10 अपने क्या करेगा, लेके आएगा। तो होगा इसकी एंट्री जो निकालेगा फॉर एडजस्टिंग शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, यानी कि शॉर्टेज कहाँ पर है इसमें, हमारे पास है एक्चुअल में 40, हमें करनी 50 है, तो हमारा बैंक अकाउंट होगा डेबिट और कंसर्न्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसका भी कैपिटल अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा है, समझो हमारे पास थे पैसे कम, हम घर से और उठा के लेंगे, हमारे पास 40,000 थे, हम 50,000 बनाने के लिए 10,000 और उठा लेंगे, तो यहाँ पर 10,000 से अमाउंट आ जाएगी। अगर हमारे पास ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर 60 थी और हमें 50 बनानी है, तो हम यहाँ से निकाल के ले जाएंगे, तो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो भाई फटाफट से हमने पूरा चैप्टर 3 निपटा दिया। प्रॉफिट क्या था ये, चेंज इन पीएसआर। तो भाई कैसी लगी ये वीडियो, अगर ऐसी वीडियो आपको और चाहिए, बाकी ये जो नोट्स हैं ये मैं नीचे कहाँ पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और लास्ट तक देखना भाई जरूरी है, बिल्कुल समझ आ जाएगा। और मेरे हिसाब से तो अब इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं रहता और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर कोई भी दिक्कत आती है तो, और जुड़े रहिए चैनल के साथ, ऐसे ही प्यार बनाए रखो भाई, फैला दो वीडियोस को। कॉमर्स में मतलब एक मज़ा आ जाना चाहिए पढ़ने में, ठीक है। तो थैंक यू, पीस आउट।